इनकम के टोटल 5 ऐड है, जिसमें अपन पहला पढ़े सैलरी, दूसरा ये हाउस प्रॉपर्टी। 5 ऐड में से ये सेकंड है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? कि हमारे पास कोई मकान है और उसको हम किराए में दे दें, चाहे रहने के लिए, चाहे गोडाउन के लिए, चाहे ऑफिस के लिए, या और किसी भी पर्पस के लिए, और उससे जो भी इनकम हमको किराया मिलता है उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन खुद के बिजनेस में यदि कोई मकान यूज हो रहा है तो उसको हाउस प्रॉपर्टी में काउंट नहीं करते। खुद के बिजनेस या प्रोफेशन में कोई मकान यूज होता है तो उसको हाउस प्रॉपर्टी में कंसिडर नहीं करते हैं। बाकी तो कोई भी आप किराए में दिया हो तो सब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगा। अंडर हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, द बेसिस ऑफ चार्ज इज एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के लिए हमको एनुअल वैल्यू निकालना ही पड़ेगा। अब ये क्या होता है, कैसे निकालते हैं, सब आगे पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी कंसिस्ट्स ऑफ एनी बिल्डिंग or lands of which is the SSC, which the SSC is the owner, जिसका SSC खुद ओनर होना चाहिए। यदि आप किसी प्रॉपर्टी के ओनर नहीं है और वो प्रॉपर्टी आप किसी और से किराए में लेके किसी को वापस ज्यादा रेट में किराए में दे दोगे, वो आपके लिए हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं होगी। मैंने कोई मकान एक्स मिस्टर एक्स से किराए में लेकर वापस मिस्टर वाई को ज्यादा रेट में दे दिया किराए में, तो मेरे लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा खुद का मकान नहीं है। एंड विच इज नॉट यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ एसएसएस बिजनेस और प्रोफेशन। खुद की बिजनेस और प्रोफेशन के भी यूज में नहीं होना चाहिए। The land pertinent to building include compound of house, playground, kitchen garden, मतलब मकान के साथ साथ ये भी मकान के साथ जो अटैच होते हैं ना, किचन गार्डन मतलब सब्जी का बगीचा, मकान के साथ कोई प्ले ग्राउंड अटैच है तो ये सब उसमें आ जाएगा। बिल्डिंग इंक्लूड्स रेसिडेंशियल हाउस, मकानों में कौन से मकान, चाहे वो रहने का मकान हो, चाहे गोडाउन हो, वेयर हाउस, चाहे ऑडिटोरियम हो, या कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम के लिए कोई भवन है, सिनेमा हॉल है, बिल्डिंग लेट आउट फॉर ऑफिस और बिजनेस पर्पस, स्टेडियम, डांस हॉल्स, म्यूजिक हॉल, लेक्चर हॉल्स, ये सब यदि हम किराए में देंगे तो ये सब हमारे लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। नोस, SSC should be the owner of the house property। ये अपन ऊपर में भी अभी पढ़े कि कोई भी मकान की इनकम हमारे लिए कब होगी, जब हम खुद उस मकान के ओनर हैं और हमने उसको किराए में दिया है। यदि हम उसके ओनर नहीं है तो वो हमारे लिए हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में नहीं आएगा। इन द केस ऑफ डिस्प्यूटेड हाउस, कोई मकान डिस्प्यूटेड है तो उसकी इनकम किसके उसमें जुड़ेगा, जिसके पोजेशन में या जो उसका रेंट ले रहा है उस मकान का। कभी कभी होता है ना, भाई भाई का झगड़ा चल रहा हो या कोई फैमिली झगड़ा चल रहा हो, डिस्प्यूटेड है, तो जो उसका रेंट ले रहा होगा उसकी इनकम ही जुड़ेगा। इफ एनी हाउस प्रॉपर्टी इज यूज्ड in the business or profession and some portion of house is let out to employees and it is necessary
for running the business successfully. Rent of such house property will be taxable in the head of income from business. क्या मतलब हुआ ये पूरा पॉइंट समझ में आया? ये पॉइंट क्या बोल रहा है? इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी, हाँ हाँ बोलिए सर कोई भी फर्म या कोई भी जो ये है जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कंपनी फर्म कोई भी है या इंडिविजुअल कोई भी आदमी है, तो अपना हाँ बिजनेस को रन करने के लिए एम्प्लॉय को जो रहने के लिए देता है, कि अगर वो रहने नहीं देगा तो बिजनेस उसका इफेक्ट हो जाएगा, तो उस केस में हाउस प्रॉपर्टी उसको नहीं माना जाएगा, उसको इनकम फ्रॉम बिजनेस माना जाएगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उसको देने से उसके बिजनेस में फायदा हो रहा है। तो हम अपने बिजनेस के एम्प्लॉय को इस पर्पज से मकान दे देते हैं रहने के लिए, या बिजनेस की बिल्डिंग का कुछ पोर्शन, ताकि उनके रहने से हम अपना बिजनेस बहुत अच्छे से चला सकते हैं। जैसे कोई होटल बिजनेस वाला है, उसने एक होटल का रूम अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए दे दिया, तो ये रेंट उसके लिए बिजनेस की इनकम में आएगा, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में नहीं आएगा। नेक्स्ट, एनी हाउस प्रॉपर्टी यूज इन, कौन सा पॉइंट है? हाँ, फोर्थ पॉइंट, एनी हाउस प्रॉपर्टी यूज इन ओन बिजनेस और प्रोफेशन, खुद के बिजनेस और प्रोफेशन में यूज हो रहा है, तो उसका भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में कहीं कुछ भी कैलकुलेशन नहीं होगा। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम, फिफ्थ पॉइंट, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट टू बैंक और पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, किस पर्पज से? फॉर फैसिलिटी ऑफ सेफ्टी, फैसिलिटी और सेफ्टी of the business will be taxable under the head of business income। क्या मतलब हुआ इसका कि हमारे पास कोई मकान है जो बिजनेस के काम में आ रहा है हमारे, और हमने उसका कुछ पोर्शन, मतलब कोई बिल्डिंग हम बिजनेस या प्रोफेशन में यूज कर रहे हैं, और उसका कुछ पोर्शन हमने बैंक को या पुलिस स्टेशन को या पोस्ट ऑफिस को किराए में दे दिया, ताकि उनके वहां रहने से हमको फैसिलिटी मिलेगा, पुलिस स्टेशन है तो सेफ्टी मिल जाएगा, ये सोचकर दे दिए, तो क्या होगा? वो रेंट हमारे लिए कौन सा रेंट, कौन सी इनकम कहलाएगा? बिजनेस की इनकम। कुछ इस पॉइंट में डाउट है तो पूछ सकते हो। एक चीज पूछना था। हाँ जी बोलिए। सर सर कोई भी जैसे जो वो मैरिज हॉल वगैरह का जो बिजनेस चलाते हैं, हाँ तो वो लोग जो अगर 4 दिन के लिए उसमें देते हैं, तो वो बिजनेस ही माना जाएगा कि उसको हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा? नहीं, जिसका काम ही है कि उसको है कि, मतलब उसका काम ही है कि उसको किराए में देना, तो बिजनेस हो गया, क्योंकि बिजनेस होता है ना भाई, किराया वगैरह में देने का, वो तो बिजनेस ही हो गया, जी जी। वो बिजनेस हो गया। अब मान लो मैंने कोई फैक्ट्री बनाई और उस फैक्ट्री को मैं अपने लिए बनाया, लेकिन उसका मैं यूज नहीं कर पा रहा हूं, और उस फैक्ट्री को मैंने पूरा मशीन वगैरह सहित किराए में दे दिया है, तो मेरा वो अदर सोर्स का इनकम हो जाएगा, क्योंकि उसमें पूरा सेटअप है, मशीन वगैरह सब, और खाली बिल्डिंग बस किराए में दे रहा हूं मैं, तो मेरा हाउस प्रॉपर्टी का हो जाएगा। वैसे ही कोई सिनेमा हॉल है, खाली बिल्डिंग किराए में दिया हो तो ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, और उसमें पूरा मशीन फर्नीचर पूरा सब कंप्लीट सेटअप उसका किराए में दिया, तो वो अदर सोर्स में आ जाता है। और जिसका काम ही है
मशीनें किराए में देना, जो किराए भंडार का काम करते हैं, तो वो सब तो बिजनेस की इनकम में आ जाएगा। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दैट इज टू बी इंक्लूडेड इन द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मेरी आवाज आ रही है बराबर, क्लियर? यस सर। जी कुछ सर, आ रही है। कुछ इनकम ऐसी होती है जो मकान से होती है, फिर भी उसको हाउस प्रॉपर्टी में नहीं लेते, अदर सोर्स की इनकम में जोड़ते हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या है, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। क्या मतलब हुआ इसका, कि आपने किसी से किराए में लिया और ज्यादा रेट में किसी और को किराए में दे दिया, इसको बोलते हैं सबलेटिंग। जैसे आप किसी से 5,000 रुपए मकान किराए में लिया, उसका आधा पोर्शन किसी दूसरे को किराए में दे दिया 3,000 में, और आधे में खुद रह रहे हैं किराए में, आधा वापस किसी और को किराए में दे दिया, तो ये आपके लिए हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होगा क्या? जो आपने आधा पोर्शन वापस किराए में दे दिया रेंट पे लेके, तो ये आपके लिए हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं होगी, क्योंकि ये सब लेटिंग है, रेंट पे लेके वापस ज्यादा रेट में किसी को किराए में दे दिया, तो ये अदर सोर्स की इनकम में आ जाता है, क्योंकि हम उसके ओनर नहीं है, मकान के ओनर नहीं है ना भाई, हम ओनर होना जरूरी है। जी सर। उसके बाद ऊपर में पढ़ रहे थे, इनकम फ्रॉम पेंगेस्ट। कई लोग पेंगेस्ट वगैरह रखते हैं ना, पीजी। अब जैसे कई लोग अपने घर में स्टूडेंट्स वगैरह को पढ़ने के लिए दे देते हैं, पीजी वगैरह के लिए पेंगेस्ट जिसको बोलते हैं। तो इनकम फ्रॉम पेंगेस्ट जो होता है वो भी अदर सोर्स की इनकम आता है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में नहीं आता है, जो लोग पीजी वगैरह के लिए देते हैं। इनकम फ्रॉम लेट आउट ऑफ बिजनेस प्रॉपर्टी लाइक फैक्ट्री, होटल, सिनेमा हॉल। अभी मैं बताया ना कि कोई व्यक्ति पूरा सेटअप अपना होटल का किसी को किराए में दे दिया, अब उसमें खाली बिल्डिंग का किराया नहीं है, उसमें फर्नीचर भी है, सब कुछ पूरा वेल फर्निश्ड आपने किराए में दे दिया, जिसमें सबका किराया इंक्लूड है, तो ये अदर सोर्स की इनकम आ जाता है। तो कोई भी व्यक्ति अपना फैक्ट्री, सिनेमा हॉल या होटल पूरा सेटअप सहित किराए में देता है, तो वो अदर सोर्स की इनकम में आएगा। If building is let out along with other facility, electricity, furniture, water, servant, and of these facilities are included into a house rent, if the composite rent cannot be split up, यानी कि उस रेंट को हम अलग अलग नहीं कर सकते। कौन सा रेंट? आपने कोई मकान किराए में दिया और उसमें आपने कुछ फैसिलिटी दी, बिजली, पानी, लिफ्ट, और उन फैसिलिटी का भी वैल्यू उसमें जुड़ा हुआ है, किसमें? मकान के किराए में, और उसको अलग अलग करना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में ऐसा रेंट भी अदर सोर्स की इनकम में आएगा। फिर नेक्स्ट, डी वाला एक बार फिर से बता देंगे। कौन सा वाला? डी डी डी, पॉइंट डी। हाँ, जैसे आपके पास कोई मकान है और वो मकान आपने किराए में दे दिया किराएदार को, पूरा बिजली पानी सब सुविधा सहित, बिजली पानी, चौकीदार और लिफ्ट, ये सब फैसिलिटी के साथ, और उन फैसिलिटी का भी वैल्यू किराए में जुड़ा हुआ है, और फैसिलिटी का किराया और मकान का किराया अलग अलग करना पॉसिबल नहीं है आपके लिए, तो फिर क्या करोगे? वो रेंट अलग अलग आप नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें कितना आपका फैसिलिटी का रेंट इंक्लूड है, कितना मकान का, ये अलग अलग करना पॉसिबल नहीं है मान लो, तो वो किस में चले जाएगा?
तो वो चले जाएगा अदर सोर्स की इनकम। इसके बाद है टैक्स फ्री हाउस प्रॉपर्टी। टैक्स फ्री हाउस प्रॉपर्टी में ये अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं कि ऐसी कौन कौन सी हाउस प्रॉपर्टी है जिसकी इनकम एग्जेम्प्टेड होती है, टैक्स फ्री होती है। पहला, इनकम फ्रॉम फार्म हाउस। मतलब हमारे पास कोई फार्म हाउस है और उस फार्म हाउस को हमने किराए में दे दिया, तो इस समय एग्रीकल्चर इनकम में आता है, एग्जेम्प्टेड है। एनुअल वैल्यू ऑफ वन पैलेस ऑफ एक्स इंडियन रूलर। कोई भूतपूर्व राजा महाराजा है और उनके पास कोई महल है रहने के लिए, तो एक से ज्यादा महल होंगे तो एक महल एग्जेम्प्टेड होगा। फिर एनुअल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ओन्ड बाय लोकल अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी, और क्या क्या नाम दिया है, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्पिटल, गेम्स, स्पोर्ट्स एसोसिएशन, ट्रेड यूनियन जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह, पॉलिटिकल पार्टी, चैरिटेबल ट्रस्ट, ये सब जितने भी नाम अपन अभी पढ़े, इनके पास कोई मकान है और इन्होंने किराए में दे दिया, चाहे वो लोकल अथॉरिटी हो, यूनिवर्सिटी हो, या कोई साइंटिफिक कोई रिसर्च एसोसिएशन हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल, कोई ट्रेड यूनियन, इन्होंने अपनी कोई बिल्डिंग का कुछ पोर्शन किराए में दे दिया है, तो वो सब टैक्स फ्री होगा, एग्जेम्प्टेड होगा। अब जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ने अपनी बिल्डिंग का कुछ पोर्शन किसी को किराए में दे दिया, तो वो रेंट उनके लिए एग्जेम्प्टेड हो जाए। टू सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, खुद के रहने के दो मकान। पहले कितने मकान एग्जेम्प्टेड होते थे मालूम है? खुद के रहने के सेल्फ ऑक्यूपाइड, पहले सर एक ही रहता। हाँ अब दो हो गया। टू सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, खुद के रहने के दो मकान तक एग्जेम्प्टेड हो सकते हैं, पहले एक ही एग्जेम्प्टेड होता था। इनकम फ्रॉम हाउस में फॉर सेल्फ रेसिडेंट but could not be occupied throughout the previous year on account of his service, business or profession at any other place। आपका कोई मकान है और वो मकान आपका साल भर बंद पड़ा रहा, क्योंकि पहले आप रहते होंगे, अब आप कहीं बाहर चले गए, सर्विस आपकी कहीं बाहर होने के कारण आप बाहर चले गए, या बिजनेस प्रोफेशन कहीं और होने के कारण बाहर चले गए, और वो मकान आपका साल भर बंद पड़ा रहा, आपने उसका कुछ भी यूज नहीं किया, साल भर बंद पड़ा रहा, तो वो एग्जेम्प्टेड होगा, उसका कोई वैल्यूएशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अब ये मेन चीज है, ये मेन चीज है एनुअल वैल्यू। इसी के तो बेस पे पूरा इसका वैल्यूएशन होता है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम का कैलकुलेशन होता है। NSS's income from house property is computed on the basis of its annual value. For determining the annual value, the house properties can be classified into different categories. मतलब मकान का एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, 4 अलग अलग कैटेगरी में। कौन कौन सा कैटेगरी देखिए,
पहला फुली सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, नहीं पहला क्या था, फुली लेट आउट हाउस और दूसरा फुली सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। मतलब पहला है ऐसा मकान जो पूरा किराए में दिया हुआ है, पूरा मकान, और दूसरा ऐसा मकान जो पूरा का पूरा खुद के रहने के लिए यूज हो रहा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। तीसरा हाउस which is partly self occupied by owner for full year and partly let out for full year। मतलब ऐसा मकान जो मतलब कुछ पोर्शन खुद के लिए यूज हो रहा है और कुछ पोर्शन किराए में। अब आपके पास कोई मकान है, अब उस मकान में मान लो 3 मंजिला मकान है आपका, 3 मंजिला मकान है मान लीजिए आपका, आप एक फ्लोर में खुद रहते हैं और 2 फ्लोर किराए में दे दिए, तो वो इसी कैटेगरी में आएगा कि कुछ पोर्शन लेट आउट, कुछ पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड। उसके बाद हाउस which is self occupied for part of the year and let out for remaining part of the year। मतलब ऐसा मकान जो साल भर में कुछ महीने खुद के लिए यूज हुआ, कुछ महीने किराए में दे दिया। जैसे आप खुद अपने मकान में रहते हैं, अब आपका ट्रांसफर कहीं और हो गया, तो आपने क्या किया, साल के बाकी महीनों में उसको किराए में दे दिया किसी दूसरे को और खुद बाहर चले गए, ट्रांसफर हो गया। तो अब 4 महीना खुद रहे, बाकी पीरियड 8 महीने के लिए किराए में दे दिया बाकी पीरियड के लिए, तो ये इस कैटेगरी में आएगा। तो थर्ड और फोर्थ दोनों अलग अलग है। थर्ड में क्या था, कुछ पोर्शन खुद के लिए, कुछ पोर्शन किराए में, और इसमें क्या है कि जिसमें खुद रहते थे वो अपन किराए में दे दिए, खुद कहीं और चले गए, मकान कहीं ट्रांसफर वगैरह हो गया। नेक्स्ट, सबसे पहले फुली लेट आउट हाउस, यानी कि ऐसा मकान जो पूरा का पूरा साल भर किराए में दिया हुआ है, फुली लेट आउट हाउस। इसमें भी देखिए 2 है, हाउस नॉट कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट और दूसरा है हाउस कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट। एक ऐसा मकान जो रेंट कंट्रोल एक्ट में नहीं आता और एक ऐसा मकान जो रेंट कंट्रोल एक्ट में आता है। ये रेंट कंट्रोल एक्ट मतलब गवर्नमेंट द्वारा उस मकान का स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कर दिया जाता है, हर एरिया का अलग अलग हो सकता है स्टैंडर्ड रेंट। तो जब क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड रेंट दे देगा तो उसका मतलब ये होगा कि वो मकान रेंट कंट्रोल एक्ट में है, स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है, मतलब मकान रेंट कंट्रोल एक्ट में नहीं है। तो सबसे पहले ऐसे मकान का अपन एनुअल वैल्यू पढ़ रहे हैं जो मकान रेंट कंट्रोल एक्ट में नहीं आता है, नॉट कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट। पहला ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा एक्सपेक्टेड रेंट। सबसे पहले आपको एक्सपेक्टेड रेंट निकालना पड़ेगा, और एक्सपेक्टेड रेंट किसको बोलते हैं मालूम है विकास जी? एक्सपेक्टेड रेंट किसको बोलते हैं? नहीं सर, अभी सर आइडिया नहीं सर। तो किसी भी मकान का एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है, उस मकान का म्युनिसिपल वैल्यू और उस मकान का फेयर रेंट, जो दोनों में ज्यादा। क्वेश्चन में दिया रहेगा आपने को।
कि फेयर रेंट कितना है, म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है, जो दोनों में ज्यादा होगा उसको बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। मान लो म्युनिसिपल वैल्यू है 1 लाख रुपए मकान का, और फेयर रेंट का मतलब होता है कि वो मकान कितने रुपए किराए में दिया जा सकता है। मान लो म्युनिसिपल वैल्यू है 1 लाख और फेयर रेंट है 1,20,000, तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना मानेंगे आप? मान लो म्युनिसिपल वैल्यू है 1 लाख और फेयर रेंट क्वेश्चन में दिया है 1,20,000, तो एक्सपेक्टेड रेंट किसको लेंगे दोनों में से? सर 1,20,000 सर, जो हाईयर जो हायर होगा, बिल्कुल। तो ये आपका एक्सपेक्टेड रेंट कहलाता है, जो दोनों में ज्यादा होता है। फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड रेंट ये लिख लेंगे बाहर, फिर उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ? एक्चुअल रेंट ऑफ हाउस, कि आपने मकान कितने रुपए किराए में दिया है, मतलब उस मकान का रेंट। एक्चुअल रेंट ऑफ हाउस मतलब कि उस मकान को आपने कितने रुपए किराए में दिया है, वो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा अपने को। तो एक्चुअल रेंट मान लो आपको दे दिया है क्वेश्चन में, जैसे एक्सपेक्टेड रेंट हो गया आपका म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, जो दोनों में ज्यादा, 1,20,000 ज्यादा तो 1,20,000। अब मान लीजिए आपको उस मकान का किराया दे दिया है 12,000 पर मंथ, 12 महीने का कितना हो जाएगा? 12,000 इंटू 12, 1,44,000। तो एक्सपेक्टेड रेंट है 120 और एक्चुअल आपने मकान किराए में दिया है 1,44,000। तो अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू किसको बोलते हैं? एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट, जो दोनों में ज्यादा होगा, यानी कि यहाँ पर ज्यादा ये है, तो ये आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहलाएगा। तो देखो ये लिखा ना, एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट, इन दोनों में जो ज्यादा होगा, विच एवर इज हायर, जो दोनों में ज्यादा। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू पहले कैलकुलेट किया जाता है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू मतलब एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट, जो दोनों में ज्यादा। फिर माइनस कर दिया जाता है म्युनिसिपल टैक्स। अपन प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं ना मकान का, म्युनिसिपलिटी को, उसी को बोलते हैं म्युनिसिपल टैक्स, या उसको लोकल टैक्स भी बोलते हैं। म्युनिसिपल टैक्स या लोकल टैक्स पेड बाय ओनर, म्युनिसिपल टैक्स और लोकल टैक्स पेड बाय ओनर ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट। का मतलब कि म्युनिसिपल टैक्स या लोकल टैक्स तभी माइनस होगा जब इसको पे कर दिया गया है। क्वेश्चन में बोल देगा कि म्युनिसिपल टैक्स अभी मकान का पे नहीं किए हैं, पे करना बाकी है, तो इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, इसको माइनस नहीं करेंगे। और यदि पे कर दिए तो माइनस हो जाएगा। और वो भी कब माइनस होगा? जब ओनर पे करेगा। यदि आपने किराएदार को बोल दियो कि भैया म्युनिसिपल टैक्स तुम ही पे करोगे, हम नहीं देंगे, तो फिर आपको इसका एग्जम्पशन डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं सर, नहीं मिलेगा। इसके बाद तो ये म्युनिसिपल टैक्स, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर देंगे तो ये हमारा एनुअल वैल्यू आ जाएगा। अब जैसे इसमें आपको एनुअल वैल्यू निकालना है, ये देखिए इसमें एनुअल वैल्यू निकालने के लिए बस बोला है और कुछ भी नहीं। प्रॉब्लम फर्स्ट में Mr. A is the owner of a house property whose municipal value is ₹75,000. फेयर रेंट कितना है? 80,000। म्युनिसिपल वैल्यू है 75,000, फेयर रेंट है 80,000 और लिखा है नॉट कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी वाज कमेंस्ड on 1st January 2016.
मकान का कंस्ट्रक्शन 2016 में स्टार्ट हुआ, कंप्लीट हुआ है अप्रैल 17 में। बिल्डिंग कंप्राइजेज ऑफ 3 यूनिट्स। उस मकान में तीन यूनिट है, मतलब 3 फ्लैट है, और उसको लेट आउट कर दिए। किस किस को? एक एक्स को, एक वाई को और एक जेड को। एनुअल रेंट ऑफ ₹30,000 पर यूनिट। एनुअल रेंट 30,000 रुपये दिया हुआ है। Mr. A paid municipal tax of ₹12,000 for the entire building during the previous year. Find out the annual value of house if Mr. X and Y have taken their units for residential purpose and Z for his business purpose. दो रहने के लिए किराए में दिए और एक बिजनेस के लिए किराए में दिए। तो हमने किराए में दिया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने रहने के लिए दिया, कि ऑफिस के लिए दिया, कि गोडाउन के लिए दिया, कि बिजनेस के लिए दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इसमें आप एक्सपेक्टेड रेंट किसको लेंगे? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, जो दोनों में ज्यादा है। बताओ दोनों में कौन ज्यादा है? एक है 75,000 म्युनिसिपल वैल्यू और यह है 80,000 फेयर रेंट। तो आपको निकालना क्या रहता है इसमें? ग्रॉस एनुअल वैल्यू सबसे पहले। और ग्रॉस एनुअल वैल्यू मतलब क्या बताए थे? एक्सपेक्टेड रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट मतलब म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, जो दोनों में ज्यादा। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है MV और FR, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट जो दोनों में ज्यादा है। तो क्वेश्चन में आपको म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ है? 75,000 और फेयर रेंट 80। 75,000 और 80,000। बताओ भाई दोनों में कौन ज्यादा है? एक्सपेक्टेड रेंट क्या लिख लूं? 80,000 सर, 80,000 सर। 80,000 बिल्कुल सही। ये हो गया एक्सपेक्टेड रेंट। अब इसको किससे कंपेयर करना चाहिए हमको? एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट दिया हुआ है ₹30,000 पर यूनिट, 30,000 रुपए पर यूनिट साल भर का, और टोटल 3 यूनिट है। तो 30,000 एक यूनिट का, 3 यूनिट का कितना हो गया? 90,000 रुपए। अब इन दोनों में जो ज्यादा होगा किसमें? एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट में। वो क्या कहलाएगा हमारा? whichever is higher, वही हमारा कहलाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा? तो 90,000 आ जाएगा। 90,000 बिल्कुल सही। अब मान लो क्वेश्चन में म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है, मान लीजिए। अच्छा इसमें तो मानना क्या है, ये तो क्वेश्चन ही बना रहे हैं अपन, क्वेश्चन में लिखा होगा ना। म्युनिसिपल टैक्स दिया है क्या? हाँ दिया है। मिस्टर ए पेड ₹12,000। 12,000। हाँ पूरे एंटायर बिल्डिंग का ना, एक फ्लैट का नहीं, पूरे बिल्डिंग का 12,000। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, पूरे बिल्डिंग का कितना दिया है? 30,000। तो 60,000 क्या आ गया? एनुअल वैल्यू। नहीं सर, 12,000 दिया था सर। 12,000 था क्या?
तो ये कितना आ गया 78,000 एनुअल वैल्यू। तो इसमें यही निकालना था अपने को एनुअल वैल्यू। तो अभी मैंने आपको बताया ऐसे मकान का एनुअल वैल्यू जो रेंट कंट्रोल एक्ट में नहीं आता है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। जो मकान रेंट कंट्रोल एक्ट में नहीं आते हैं उसका एनुअल वैल्यू निकालने के लिए पहले एक्सपेक्टेड रेंट और उसके बाद म्युनिसिपल वैल्यू दोनों को कंपेयर करना। क्लियर? अब एक बार वापस ज्वाइन करना है आपको।